नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो पे मैं आपको CG टेट 2022 पे जो मैथ्स के क्वेश्चन आए थे उन सभी का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर पे पहला क्वेश्चन आपका आया था कि एक रैखिक समीकरण दिया गया था जिसपे आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरण था x धन 7 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल पे आ जाएगा 3 माइनस एक्स। इस पे आपको x का वैल्यू निकालना था। तो कुछ नहीं करेंगे, ये दो का पक्षांतर पहले इधर कर देंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएगा। तो x प्लस 7 इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2x। और ये 2x को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 3x, इक्वल पे आ जाएगा 6 में से 7 गया -1 और x के इक्वल पे आ जाएगा आपका -1/3। तो -1/3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, एक साइकिल सवार 2 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 1 घंटे पे 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो औसत चाल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि औसत चाल एवरेज स्पीड जो होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग रखें तो एवरेज स्पीड का आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। चूंकि ये 10 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे तक चलता है, तो पहले घंटे 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे पे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर हो गए और तीसरे घंटे पे वो 13 किलोमीटर चलता है। तो ये तीनों हो गए, टोटल डिस्टेंस निकल गया। और कुल कितना, 3 घंटे तक चला, पहले 2 घंटे फिर 1 घंटे, तो 3 घंटे हो गए। तो ये हो जाएगा 10 20 30 और 3 33, 33/3, तो इसका वैल्यू आ गया 11 किलोमीटर पर एच। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर दिया है -3। तो यहाँ पे आपको समीकरण दिया गया था 2x³ y, यहाँ पे माइनस पे 5x² y और यहाँ पे हो जाएगा +2z। इतना का आपको वैल्यू बताना है। तो ये हो जाएगा 2 गुणा, यहाँ पे 1 के घात पे 3 हो जाएगा, तो 1 के घात 3 गुणा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस, उसके बाद आ जाएगा 5, 1 के घात पे 2 और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा 2 धन 2 गुणा 3, ये हो गया। और ये 3 माइनस पे रहेगा क्योंकि z का वैल्यू -3 है। अब यहाँ पे अगर सॉल्व किए तो 2 दूने 4, ये हो जाएगा 4 माइनस हो गया यहाँ पे 5 दूने 10, तो -10 और ये 3 दूने 6 -6। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10 और 6 16, 16 में 4 गया -12, तो -12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था जिसमें एक आयताकार बाड़ा दिया था जिसका क्षेत्रफल 500 फीट स्क्वायर था, जिसपे आपको चौड़ाई दे दी गई थी कि 20 फीट इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे आपको लंबाई बतानी थी। क्योंकि हम लोग आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई जो होता है वो आपका क्या होता है, एरिया। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला पे रखें तो लंबाई इंटू ये हो जाएगा 20 बराबर पे आ जाएगा 500। अब इसको अगर हम लोग कटाए तो L इक्वल टू आ जाएगा 500/20। तो ये 0 से 0 कटा, 2 एकम 2 दूनी 2 पंचे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 25 फीट। 25 फीट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया था कौन से 2 कोण पूरक कोण नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया था 30 और 150। तो 30 और 150 में अगर हम लोग देखें तो पूरक कोण किन्हें कहते हैं, जिन 2 कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है, वो पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए के हिसाब से अगर देखें तो 30 और 150 दिया था, तो दोनों का योग 180 होता है। वैसे ही ऑप्शन बी को देखें तो दिया है 5 और 175, तो 5 और 175 का योग 180 होता है। वैसे ही अगर सी को देखें तो सी पे दिया है 89 और 91, इन दोनों का योग भी आपका 180 होता है। लेकिन जब ऑप्शन डी पे जाते हैं तो यहाँ पे दिया है 23 और 177, तो ये दोनों का योग अगर करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 200। चूंकि 200 हो रहा है तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था जिसमें बोला है किसी शहर की जनसंख्या 1,25,000 है और वहां की जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद की जनसंख्या बतानी है। तो पहले हम लोग की जनसंख्या कितनी थी, 1,25,000। तो 1,25,000 हम लोग लिख लेते हैं, प्रति वर्ष 2% की दर से बढ़ती है। तो दो इसमें हम लोग परसेंट, जब जनसंख्या पर आती है क्वेश्चन, तो परसेंट में अगर वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, 100 में जोड़ करके गुणा करते हैं। तो 100 में 2 जोड़े तो 102 हो गया, 102/100 हो गया, ये पहले वर्ष के लिए।
इसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए 102/100 और इसी प्रकार तीसरे वर्ष के लिए 102/100। ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 3 शून्य आपस में कट जाएंगे इन 3 शून्य से। उसके बाद इसको कटा है 5 से, तो 25 चौक अगर मान लेते हैं, 25 पंचे 125 होगा, तो 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 एकम 5, 5 दूने 10। ये 2 से कटा है, तो ये 2 से कटा, 2 पंचे 2 एकम, ये 2 से ये वाला कटेगा तो ये 51 आ गया, ये 2 से ये वाला कटा तो ये 51 आ गया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 51 गुणा 51 गुणा 51। अब तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 13, 2, 6, 5, 1। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, 13, 2, 6, 5, 1। ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि A अनुपात B का वैल्यू दिया है 2:3, B अनुपात C का वैल्यू दिया है 5:7, तो A B C का वैल्यू आपको बताना था। तो इस वाले क्वेश्चन पे क्या करते हैं, ये B को आप विकर्णता रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे उल्टा n का विधि लगाते हैं, तो ये 5 दूने 10 हो जाएगा। इसके बाद अनुपात पे आ गया 5 तिया 15 और इसके अनुपात पे आ गया 7 तिया 21, तो ये 10, 15 और 21 इसके अनुपात पे आएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, 2.5 वर्षों में 6,000 रुपए पर साधारण ब्याज के रूप में कितना % वार्षिक दर से 250 रुपए प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। इसके इक्वल पे क्या आता है आपका, ऐसा ही आता है। तो इस पे अगर हम लोग रखें तो ये हो जाएगा 6,000 रुपए, ये R% की दर से कितने, 2.5 साल के लिए, तो 5/2 लिख सकते हैं और इसके पूरे के बटे पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये 2 का गुणा 100 के साथ हो गया, इसका इंटरेस्ट आपको कितना देना है, 250 रुपए, तो ये हो गया 250। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 शून्य 1 शून्य, यहां से कटा, ये 2 से अगर कटाए तो 2 तिया और शून्यम हो गया, और उसके बाद यहां से कटाए 5 एकम 5 पंचे शून्यम, ये शून्य से ये शून्य कटा, तो आर का वैल्यू क्या आया, यहाँ पे 5 बचा है और 3 नीचे आ जाएगा, तो 5/3, या फिर आर को और क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था कि इस टाइप से एक त्रिभुज दिया है LJK। इस त्रिभुज में आपको बताना था कि ऑप्शन ABCD इसमें से कौन सा गलत है, इसको आपको बताना था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे देखिए कोण KLJ तीनों का योग 180 होता है, तो ये ऑप्शन ए तो आपका सही हो गया। यहाँ पे ऑप्शन बी देखें, L और J को आपको न्यून कोण बताया है, चूंकि ये कितना है 90 डिग्री है, तो ये वाला 90 इन दोनों का योग 90-90 होगा, और ये दोनों न्यून कोण ही होंगे क्योंकि देखने से पता चल रहा है कि ये 90 से छोटा है। न्यून कोण मतलब क्या होता है कि 90 से छोटा डिग्री, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी पे देखिए तो L और J का जो योग है वो 90 है, तो 180 इसका टोटल योग रहता है। उस पे अगर ये वाला कोण आपका 90 हो गया तो जो शेष कोण रहेंगे उन दोनों का योग आपका 180 होगा ही, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही हो गया। तो ऑप्शन डी बस आपका गलत रहेगा। इसका रीजन ये हो जाता है कि कोण L और कोण J अधिक कोण बोला है, तो यहाँ पे कोण L और J किसी भी तरीके से अधिक कोण नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि इसमें असत्य कथन को पूछा है। इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो इन दोनों कोण में इन दोनों त्रिभुज में आपको सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में बताना है। तो हम लोग सर्वांग सम के सरल समीकरण के अनुसार अगर देखें तो यहाँ पे देखते हैं कि ये वाला भुजा DB और AC आपस में इक्वल दिया गया है। यहाँ पे आपका कोण जो है वो 90 एंगल होने के कारण यहाँ पे आपस में इक्वल हो जाएंगे, और आधार एक ही है AB और AB, तो ये वाले आधार के कारण यहाँ पे भुजा इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा, इस वाले सरल समीकरण के अनुसार इन दोनों को हम लोग सर्वांग सम मान सकते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, ADB ACB, इन दोनों त्रिभुज को मान सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD के, तो हम लोग यही माने हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे जाते हैं तो दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पे एक त्रिभुज का साइन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक त्रिभुज का साइन नहीं दिया है, तो ये ABD क्या चीज है वो हमें समझ नहीं आ रहा है। ये अगर कोण भी हो सकता है, ये रेखा भी हो सकती है, और यहाँ पे ये त्रिभुज भी हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया है। इस कारण से यहाँ पे बोला है कि ABO AB और यहाँ पे O दिया है, तो ये वाले त्रिभुज की बात हो रही है। इस त्रिभुज में इसको समकोण त्रिभुज बताया है,
अर्थात एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला कोण किसी भी एंगल से 90 डिग्री नहीं दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। और इस पे ऑप्शन डी दिया था नॉन ऑफ दी अबव, तो हम लोग का जब ऑप्शन ए सही हो जा रहा है तो डी को नहीं लेंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच है और ऊंचाई 7 इंच है। तो यहाँ पे दिया है आधार जो है वो बेस का वैल्यू दिया है 10 और एच का वैल्यू दिया है कितना, 7। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट ये होता है। तो यहाँ पे 1/2 बेस का वैल्यू हो गया 10 और हाइट का वैल्यू हो गया 7, तो ये हो जाएगा आपका 2 से कटा ये 5 हो गया, 5 सत्ते 35 इंच स्क्वायर। ठीक है, तो 35 इंच स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अर्धवृत्त कैसे बनता है, इस टाइप से बनेगा। इस वृत्त का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करें तो जब पूर्ण वृत्त बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर पूर्ण वृत्त का। अब इसका अगर अर्धवृत्त करें तो इसका बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और यहीं पे अगर परिमाप की बात करें या परिधि की बात करें तो पूर्ण वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो इसका अगर हम लोग अर्धवृत्त के लिए निकाले तो आधा हो जाएगा, तो ये 2 पाई आर बटे 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, पाई आ रहा है। लेकिन हम लोग यहीं पे नहीं रुकेंगे, ये क्या होगा, अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त मतलब कि अगर ये पूरा वृत्त है, अगर बीच से इसको काट दे तो ये क्या हो जाएगा, इतना मिट जाएगा। तो इसकी परिधि क्या हो जाएगी, यहां तक की। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला वैल्यू तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इस वाले वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, यहां से अगर देखें तो ये आर और ये आर, तो ये 2r यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये 2r अगर प्लस करे तो ये हो जाएगा पाई, और उसके बाद प्लस आ जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा r, कॉमन निकल गया। तो अर्धवृत्त की परिधि के लिए क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2 इंटू आर, ये आपकी परिधि हो जाएगी। तो अगर क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और अगर परिमाप निकालना है या परिधि निकालना है तो पाई प्लस 2 इंटू आर, ये हो जाएगा आपका समीकरण या फॉर्मूला। अब इसी पे अगर रखे तो ये हो जाएगा, इसका परिधि पहले ज्ञात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 धन 2 और गुणा पे आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 7। अगर 7 का गुणा करें तो 7 से साइड 7 कटा, ये हो जाएगा 22 धन 7 दूनी 14, और 22 और 14 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 इसका आपका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। और अगर हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करें तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल कितना, 22/7 गुणा 7 गुणा 7, ये 7 से 7 कट गया, और यहाँ पे परिधि बटे 2 भी है, तो यहाँ पे बट्टे पे 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 11, तो 11 सत्ते 77, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। और परिधि की बात करें तो ये आ जाएगा 36, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 36 और 77 ये आपका आंसर होगा। बाद अगला क्वेश्चन दिया था, एक आदमी 1400 रुपए की एक साइकिल खरीदता है, उसे 15% हानि पर बेचता है, तो उसके साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, इस पे अगर आपको एसपी निकालना है तो क्या करेंगे, 1400 रुपए की साइकिल है जिसको वो कितना 15% हानि पर बेचता है, तो 100 पे 15 घटाए 85, तो ये 85% पे बेचता है, तो ये 85% निकाल दिया, तो ये 0 आपस में कट गया, 14 गुणा 85, तो 14 और ये 85 का अगर गुणा करें तो ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि से 5 चौक 20 की शून्य हासिल आई 2, 8 चौक 32 और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 5 4 9 और 39, ये 39 हुआ, 9 यहाँ पे आया, 3 हासिल हो गया, और 8 एकम 8, 8 3 कितना हो गया 11, तो 1190 आपका आंसर होगा। बाद अगला क्वेश्चन पूछा था, किसी त्रिभुज में विकर्ण की संख्या। तो कोई त्रिभुज अगर हम लोग देखें तो इस पे विकर्ण की संख्या पूछा गया है। तो अगर चतुर्भुज रहता तो चतुर्भुज के 2 कोणों को अगर मिलाते हैं तो ये आपका विकर्ण बनता है, लेकिन त्रिभुज पे कोई भी 2 कोण को मिलाए तो ये तो भुजा ही बन जा रहा है, तो इस पे विकर्ण की संख्या क्या होगी, 0। बाद अगला क्वेश्चन दिया था, एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। ए का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² होता है, तो यहाँ पे 6 गुणा 15 गुणा 15 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, और 90 गुणा 15 करे तो 90 गुणा 15 कितना हो जाएगा आपका, 1350, तो 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, एक घनाभ के आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 900 मीटर क्यूब है और ऊंचाई 5 मीटर है।
तो इसमें हम लोग जानते हैं कि किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये क्या होता है, वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पे एल बी का अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो ये आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा, उस पर अगर ऊंचाई का गुणा करें तो ये वॉल्यूम निकलता है। तो हम लोग को एल और बी का ही तो गुणनफल चाहिए था। यहाँ पे अगर मैं ऊंचाई का रखूं तो 5 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 900। अब इसके बाद अगर कटाए तो एल और बी का वैल्यू आ गया, 5 से कटाए 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 और ये 0, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था कि 3x धन 2y धन 3z और 4x ऋण 6y धन 5z, इन दोनों के योग में ये 6x धन 7y ऋण 2z को घटाना है। तो इन दोनों का पहले योग कर देते हैं। तो 4 3 7x हो गया, यहाँ पे से ये दोनों में घटा तो ये हो जाएगा 4y और ये 5 3 8z, तो ये 8z हो गया। अब अगर इस दोनों को घटाना है तो माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस चिन्ह के कारण इसका जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस वाला माइनस और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये 7 में से 6 गया तो 1x बचा, ये 7 4 11 माइनस 11y हो गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये प्लस और प्लस हो गया तो 8 2 10, तो 10z। तो ये आपका आंसर हो जाएगा x ऋण 11y धन 10z, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था, यदि किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो व्यास मतलब जानते हैं 2r होता है, तो व्यास क्या हो जाएगा 2r, इसका वैल्यू दिया है 28 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर और r का वैल्यू निकल गया 14 और यहाँ पे h का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेलन का जो आयतन होता है वो हम लोग जानते हैं क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ऊंचाई अर्थात h, तो ये आपका आयतन निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन अगर निकाले तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच अर्थात पाई गुड़ा 14 गुड़ा 14 गुड़ा 10 और 14 गुड़ा 14 कितना होता है 196 इंटू 10 है तो ये 0 लग जाएगा और ये पाई, तो 1960 पाई आपका आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो 1960 पाई आपका आंसर रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है क्यूब रूट 64 पूरे घात 2, तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो क्यूब रूट ऑफ 64 पूरे के घात 2 को सॉल्व करने के लिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जब कभी भी यहाँ पे 3 दिया है, अगर 2 रहता है तो 2 की जोड़ी बनाते हैं, 3 है तो 3 की जोड़ी, या जितना रहेगा उतने की जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट अगर निकालना है तो यहाँ पे 3 है तो 3 की जोड़ी बनानी है, तो ये 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64, तो ये 3 की जोड़ी बन गई और इसके पूरे घात पे 2 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 है, इसलिए 3 की जोड़ी पे निकलेगा तो ये 4 निकला और 4 के घात 2 बराबर कितना आ गया 16, तो 16 आपका आंसर रहेगा। अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन ये वाला दिया था कि एस एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 2n दिया है और यहाँ पे ए और डी का वैल्यू पूछा है। इसका मतलब क्या है, अब इसके बाद अंतिम क्वेश्चन दिया है कि एक समांतर श्रेणी में एस एन इक्वल दिया है एन स्क्वायर प्लस 2n और यहाँ पे ए और डी को पूछा है। इसका मतलब है कि एस एन जो है वो पदों का योग है, एन पदों का योग, उसका एक समीकरण दिया है और आपको प्रथम पद और उसका सर्वांतर पूछा है। तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं कि एस एन में अगर मैं S1 निकालू तो S1 का मतलब क्या होगा, प्रथम एक पदों का योग, तो एक पदों का योग मतलब क्या हो जाएगा A ही होगा, क्योंकि प्रथम पद खुद A है और A का ही योग क्या होगा A के बराबर, तो A हो जाएगा। और A का वैल्यू अगर मैं निकालू तो यहाँ पे n की जगह क्या रखा है 1 रखा है, तो यहाँ पे भी अगर 1 रखे तो 1 के घात 2 धन 2 गुणा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 धन 2 बराबर 3, तो A का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 आ गया। और उसी तरीके से अगर मैं S2 निकाल दूं तो S2 का वैल्यू अगर निकाले तो ये क्या हो जाएगा 2 के घात 2 धन 2n, तो यहाँ पे 2 गुणा 2 हो जाएगा और 2 गुणा 2 हुआ तो ये हो जाएगा 4 धन 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, तो S2 का वैल्यू क्या आ गया 8 आ गया। ये S2 क्या है, तो S2 है आपका प्रथम दो पदों का योग। ये प्रथम दो पद मतलब कि T1 प्रथम पद हो गया और द्वितीय पद क्या हो जाएगा T2, इन दोनों का योग क्या होगा S2 के बराबर। अब यहाँ पे अगर मैं S2 बराबर T1 प्लस T2 रखूं तो ये क्या हो जाएगा S2 बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2। अब यहाँ पे इसको रखने का मतलब क्या हुआ,
तो ये डी निकालने के लिए, डी क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कि T2 माइनस T1 होता है। T2 मतलब द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है, इसलिए सर्वांतर निकलेगा। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें T2 चाहिए, T2 का वैल्यू यहां पे से निकलेगा। तो H2 का अगर मैं रखूं तो ये हो जाएगा 8 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 और धन T2। तो T2 का वैल्यू कितना निकला, 5। अब T2 का वैल्यू अगर 5 निकल गया है तो D का वैल्यू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1। तो ये हो जाएगा आपका 5 ऋण 3, तो ये हो जाएगा 2। तो अब D का वैल्यू 2 निकल गया, A का वैल्यू 3 निकल गया। तो इसका आंसर क्या रख सकते हैं, A का वैल्यू 3 और D का वैल्यू 2। तो 3 और 2 आपका आंसर रहेगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गणित के जितने भी क्वेश्चन थे जो बनाए जा सकते थे ऐसे पेन और कॉपी पे, उन सभी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर दे चुके हैं और यह क्वेश्चन का आंसर एकदम एग्जैक्ट है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।